हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे, पेपर फर्स्ट अपना चल रहा है। पिछले लेक्चर में अपन 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और मतलब लगभग आप यूनिवर्सिटी जो आपसे जितना कोर्स आपके मांग रही है ना वो तो हो चुका है। यदि किसी को टाइम नहीं है, नहीं पढ़ा है, जैसे भी सिचुएशन है, कम पढ़ना चाहते हैं तो वो वहाँ तक ले सकते हैं। अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब नेक्स्ट यूनिट अपनी, और इसमें आपका चैप्टर 7 है, कंप्लीटली चैप्टर 7 है इसमें। और उसके बाद एक दूसरी सेमेस्टर वाला रहेगा, ज़्यादा दिन का टाइम है नहीं इसमें, ज़्यादा लेक्चर्स भी नहीं है, मैक्सिमम जितना मिनिमम हो सकेंगे उतने लेक्चर अपन इसको कंप्लीट करेंगे। और शुरू करते हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है एक समान अभिसरण या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, देखो कन्वर्जेंस हमने पहले भी पढ़ा था, मतलब अपने अभिसरण जो है वो पहले भी पढ़ा था, लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है आपने यदि देखा हो तो वहां पर जो nth टर्म थी ना वो xn थी, मतलब nवां पद वहां पर क्या था, xn था। ठीक है, मतलब अनुक्रम के पद थे या टर्म ऑफ सीक्वेंस मान लो आप। लेकिन यहां क्या होगा कि जो भी अनुक्रम के पद होंगे ना उनके लिए कोई फंक्शन डिफाइन होगा। जो भी अनुक्रम के पद होंगे उनके लिए कोई ना कोई फंक्शन f डिफाइन होगा, उनका फिर एक नया सीक्वेंस बनेगा। बात समझ में आ रही है कि सर अभी नहीं, सुनिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि xn इक्वल टू 1/n है हमारा, ठीक है, और यहां से यदि आप वैल्यू रखते हो n की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो आप 1/2 1/3 1/4 1/5 ऐसे बनेगी आपके पास। ठीक है ना, तो एक सीक्वेंस है, नॉर्मल सीक्वेंस है। ठीक है, बात आ रही है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है, लिख रहा है ना बार बार सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, फलनों का अनुक्रम। ये बिंदु से अभिसरण बाद में पढ़ेंगे, ये फलनों का अनुक्रम क्या होता है ये समझना है मुझे। ठीक है ना, मैंने मान लिया कोई फंक्शन fxn है जो डिफाइन हो रहा है इस तरीके से कि xn का आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है आपको, xn का स्क्वायर। तो ये तो xn है पहले से, इसका आपको स्क्वायर करना है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास कि सर xn का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का 1/4 1/9 1/16 1/25 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो बना है ना इसको बोला जाता है फलनों का अनुक्रम। क्या बोला जाता है ये, फलनों का अनुक्रम या फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। मतलब पहले कोई एक्शन है उसका आप एक फंक्शन बनाओगे, पहले कोई एक्शन है उसका आप एक क्या बनाओगे, फंक्शन बनाओगे, और उस फंक्शन की फिर आप बहुत सारी वैल्यू लोगे, फिर उस फंक्शन के आप क्या लोगे, बहुत सारे फलन के बहुत सारे मान लोगे, उसको बोला जाएगा क्या, फलनों का अनुक्रम या फिर सीक्वेंस ऑफ ए फंक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, सीक्वेंस यदि है, अनुक्रम यदि है, तो उसका अभिसरण भी होगा, कन्वर्जेंस उसके होगा नहीं होगा। अपन ने देखा था पहले चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, उसमें सब कुछ देखा था अपन ने कि सीक्वेंस का अभिसरण किस तरीके से होता है, मतलब अनुक्रम का अभिसरण या फिर सीक्वेंस का कन्वर्जेंस अपन ने पूरा का पूरा पढ़ा था उसमें। ठीक है, अभिसारी अपसारी जो भी पढ़ा था, वही चीज यहां पर आ रही है। यहां पर क्या हो रहा है कि अपन को पढ़ना तो है अभिसरण और कन्वर्जेंस पढ़ना तो है, लेकिन अब क्या अनुक्रम के पदों का नहीं, आपकी बात सीक्वेंस के फंक्शन बनेंगे पहले, मतलब पहले फलन बनेंगे फिर उनका अनुक्रम बनेगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, अब करके करना क्या है मुझे, पहले तो ये समझ में आएगा नहीं, पहले तो सोचो कि फलनों का अनुक्रम या फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में समझ में आया, आगे होगा, नहीं आया तो दोबारा से देख लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं उसके कि फलनों के अनुक्रम का बिंदु से अभिसरण, कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। क्या पढ़ना है, फलनों के अनुक्रम का बिंदु से अभिसरण, कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, कि किसी फलनों का अनुक्रम है उसका मुझे बिंदु से अभिसरण के बारे में देखना है कि बिंदु से अभिसरण क्या होता है। सुनो, तो पहले मैं डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं उसको समझाता हूं और फिर उसके बारे में इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करूंगा, है ना। सुनो, किसी समुच्च डी सबसेट ऑफ आर, मतलब वास्तविक संख्याएं बहुत सारी, उनमें से आपने कुछ संख्याएं छाट ली डी पर परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम एफ एन एक्स। देखो सुनो, ये जो बहुत सारी टर्म बन रही है ना यहाँ पर, जो ये बहुत सारी टर्म बन रही है, इनको लेके जो फंक्शन बना है ये वाला एफ एन एक्स, ये तो बताया था करली ब्रैकेट में रखते हैं मतलब कोष्टक में इन सबको। तो ये जो बन रहा है उसको बोला जाता है क्या, फलनों का अनुक्रम। तो किसी समुच्च डी सबसेट ऑफ आर, मतलब कुल वास्तविक संख्या है, रियल नंबर चाहिए ये भी। ठीक है, परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम एफ एन एक्स। ठीक है, कि 4D सबसेट ऑफ आर ए सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम। ठीक है, एफ एन एक्स से शो करते हैं इसको। डी पर फलन एफ एक्स को बिंदु से अभिसरित कहलाता है। ठीक है, कि डी पर एफ एक्स को कन्वर्ज करता है वो। ठीक है, क्या करता है कि सीक्वेंस जो है ना ये वाला, वो एफ एक्स को क्या कर रहा है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, एक नाम है। बिंदु से अभिसरण का मतलब है पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। किसको कर रहा है पॉइंट वाइज कन्वर्ज, एफ एक्स को कर रहा है। ठीक है,
एफ एक्स को क्या कर रहा है, बिंदु से अभिसत हो रहा है या फिर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, कब, जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स लगाने पर क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए, या फिर फॉर ईच एंड एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन एन जीरो। और यहाँ क्या लिखोगे कि एन जीरो जो है ना वो एप्सिलॉन पर और एक्स पर दोनों पर डिपेंड कर रहा है, एन जीरो एप्सिलॉन और एक्स दोनों पर निर्भर कर रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश फिर से करिएगा, वहां में और यहाँ में फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है, सेम सिचुएशन है। वहां भी फॉर्मूला ये था, याद करो कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू क्या कुछ आता था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू जाई आता था, वहां पर आता था ना। और ये भी सिचुएशन थी कि मॉड एक्स एन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन, तो है सब चीजें वही, सारा का सारा सिनारियो वही है, बस फर्क किसका है कि वहां कोई टर्म थी हमारे पास एक्स एन और यहां पर उस एक्स एन का पहले फलन बनाया फंक्शन, उसके बाद वो काम में लिया गया, तो फंक्शन ने काम में लिया, यहां पर मैंने चीजें वही है, वहां भी था ये कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू जाई, और यहां भी है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो एक्स एन की जगह तो एफ एन एक्स आ गया और जाई की जगह कौन आ गया, एफ एक्स आ गया, ठीक है। और वहां पे क्या फर्क था कि वहां पर यहाँ पर मॉड एक्स एन माइनस जाई आता था, यहाँ पर मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन है, तो सेम सिचुएशन वही की वही है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना कि एन जीरो एप्सिलॉन और एक्स दोनों पर डिपेंड कर रहा है, एन जीरो जो है एप्सिलॉन और एक्स दोनों पर ही डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से डिपेंड कर रहा है और किस तरीके से डिपेंड नहीं करेगा इसे अपन आने वाले एक एग्जांपल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो एन जीरो है वो पहली बात तो कहां से आया है, बिलोंग्स टू एन कर रहा है, मतलब प्राकृत संख्याओं में से आया, नेचुरल नंबर्स में से, और ये एप्सिलॉन पर और एक्स पर दोनों पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है जी। चलिए आप वैसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था कन्वर्जेंस, ओनली कन्वर्जेंस मतलब अभिसरण। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस या एक समान अभिसरण क्या होता है, समझेगा ध्यान से, ठीक है। कि किसी समुच्चय डी सबसेट ऑफ आर पर, डी सबसेट ऑफ आर का मतलब वही है, आर वास्तविक संख्या समुच्चय रियल नंबर्स का, और डी क्या है, इनका कोई सबसेट है, पर परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम एफ एन एक्स, डी पर एफ एक्स को एक समान अभिसृत होता है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एन जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल एन विद्यमान हो, केवल एप्सिलॉन पर निर्भर और ये हो, मतलब डेफिनेशन एग्जैक्ट वही की वही है, डेफिनेशन में नया कुछ भी नहीं है, परिभाषा वही की वही है। फर्क कितना सा आप ध्यान से देखिएगा, फर्क केवल ये वाली लाइन का फर्क है, वहां पर जो एन जीरो था वो एक्स पर और एप्सिलॉन पर दोनों पर डिपेंड कर रहा था, यही तो था ना वहां पर। लेकिन यहां क्या है कि यहां पर जो एन जीरो है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पर। वहां पर जो एन जीरो था केवल किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्स पर और एप्सिलॉन दोनों पर। लेकिन यहां पर जो एन जीरो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन वन एंड ओनली एप्सिलॉन पर। बातें समझ में आई नहीं आ रही कि सर आ रही है, सही बात, ठीक है। अब सर ये पता, चलो आपने, चलो एक बार डेफिनेशन और देखो कि फॉर ए सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस टू एफ एक्स एक्स इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट, ये वाली डेफिनेशन, डेफिनेशन वही की वही है। फर्क क्या है कि वहां पर जो एन जीरो था किस किस पे डिपेंड कर रहा था, कि सर वहां पर एन जीरो डिपेंड कर रहा था हमारा एक्स पर और एप्सिलॉन पर, लेकिन यहां एन जीरो किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली एप्सिलॉन पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली एप्सिलॉन पर। बात समझ में आई कि नहीं आई, सर मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं सर ये लिखने में तो लिख दिया आपने कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करना है, एक्स पे डिपेंड करना, लेकिन इसको मैथमेटिकली समझें कैसे, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, नोट कीजिए, फिर एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको।
ध्यान से देखिएगा आगे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एग्जांपल वो है आपका एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। तो जो इसका सीक्वेंस बनेगा ना एफ एन एक्स का, वो क्या बनेगा कि सर वो बनेगा एक्स की पावर एन। इस तरीके से लिखना है इसको, ठीक है। अरे ठीक है भाई, ठीक। ध्यान सुनिएगा, अब एक मुझे जरूरत पड़ती है किसकी, एफ एक्स की। यहाँ मैं इस क्वेश्चन में आपको ये बताऊंगा, एक तो मैं कंपेयर करूंगा दोनों को कि एक बिंदु से अभिसारी और एक समान अभिसारी, मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का आप डिफरेंस कैसे पता लगाओगे कि कौन सा तो बिंदु से अभिसारी है और कौन सा एक समान अभिसारी है। बार बार एक बात बोली गई थी कि n0 यदि x पर और एप्सिलॉन पर डिपेंड करे तो बिंदु से अभिसारी होगा, और n0 यदि ओनली एप्सिलॉन पर डिपेंड करे, x पे डिपेंड ना करे तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस या फिर एक समान अभिसारी होगा, ठीक है। सुनिएगा, सबसे पहले अपन एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स का फॉर्मूला बनता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। और क्या लिखूंगा मैं कि सर एक्स एफ एन एक्स, ठीक है। अब यदि आप इसमें लिमिट लगाते हो, मतलब ये क्या बनेगा कि सर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको काफी बार बता चुका हूं पहले कि यदि किसी की वैल्यू, किसी भी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो उसकी पावर यदि आप इन्फिनिटी करते हो तो वहां 0 आता है। मतलब देखो सुनो, ये इंटरवल है आपका, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। 0 लिया, इसके बीच की बहुत सारी वैल्यू ली मैंने, इसके बीच में वैल्यू 1/2 आएगी कि नहीं आएगी, सर आएगी। 1/2 की पावर में यहां रखता हूं 1/2 की पावर n, n की लिमिट लगाता हूं इन्फिनिटी, तो 1/2 की पावर कितनी होगी, इन्फिनिटी। तो इसको 0 हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि सर 1/2 की पावर इन्फिनिटी होगा, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं और कोई वैल्यू 1/3 तो भी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, 0 आने वाली है, ठीक है ना। चलो आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रही, मैं 0 रही तो भी 0 है, और 0 और 1 के बीच में रही तब तो वैल्यू क्या आएगी, 0। लेकिन यदि x की वैल्यू 1 हो गई कि सर 1 भी तो होगा इसमें इंक्लूड, तो 1 की पावर इन्फिनिटी करोगे तो 1 ही आ जाएगा वहां पर। मतलब इसकी आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो मिलेगी 0 और एक आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। 0 आपको कब लेना है, जब x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक हो, 1 तक। और 1 कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 हो। दो चीजें हैं ये। अरे यदि इस x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर आएगा जो कि 1/2, 1/3, 1/4, 3/4 की फॉर्म में होता है, तो वो वैल्यू कितनी आनी, सॉरी 1/4 की वैल्यू फॉर्म में होता है, तो वो वैल्यू हमेशा कितनी आनी है, 0। मैंने आपको बता भी दिया क्यों आ रही 0, क्योंकि जब वैल्यू 0 और 1 के बीच में, और जब x इक्वल टू 1 है तो 1 की पावर इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 1। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कहीं एक बार आया था, यही सिचुएशन आई थी पहले, ठीक है। तो ये बात हुई आपका, चलो ठीक है सर। अब मतलब क्या हुआ कि जो एफ एक्स इक्वल टू है ना, वो मैं क्या लेकर चल रहा हूँ, 0। ये तो 1 कब है, जब 1 पे है, तो बाकी तो इंटरवल पूरा 0 के 0 पे है, तो एफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। अब और एप्सिलॉन मैंने मान लिया कितना है, 1/3। एप्सिलॉन मैंने क्या मान लिया, 1/3 मान लिया, जो कि किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है और अल्प धनात्मक राशि है। एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 1/3 मान ली, ठीक। अब मैं चेक करता हूं क्या कि मॉड एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स लेस देन यदि एप्सिलॉन, तो क्या सिचुएशन बनती है। तो मॉड एफ एन एक्स की वैल्यू एक्स की पावर एन, एफ एक्स की वैल्यू 0 लेस देन एप्सिलॉन, कितना हो गया ये, मॉड एक्स की पावर एन लेस देन हो गया एप्सिलॉन, बोले तो कितना, 1/3। कोई दिक्कत है, जी सर कोई दिक्कत नहीं है। यदि ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर 1, यदि अब x इसमें ही तो है 0 से 1 के बीच में, मैंने मान लिया कि x की वैल्यू मैंने 1/2 रख दी, x की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 1/2 रख दी, तो ये क्या बनेगा कि मॉड 1/2 की पावर n लेस देन कितना, 1/3, या फिर 1/2 की पावर n लेस देन कितना, 1/3। क्या 1/2 की पावर n हमेशा 1/3 छोटा रहेगा, चेक करो। यदि मैंने n की वैल्यू रखी 1 तो ये 1/2 होगा 0.5, और ये होगा 1/3 0.33। 0.5 0.33 से बड़ा है कि नहीं है, सॉरी 0.33 0.5 से बड़ा है क्या, कि सर नहीं है। मतलब n की वैल्यू इसमें 1 नहीं हो सकती, n का मान 1 नहीं हो सकता। अच्छा 2 रखना, 2 रखोगे तो 1/4 होगा 0.25, और यहाँ रखोगे तो क्या होगा 1/0.33, तो जब तो सही बैठेगा। कहने का मतलब मुझे यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 2, जो कि किसकी वैल्यू मान सकता हूं मैं, n0 की। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा अच्छे से। मैंने x की वैल्यू कितनी मान ली, 1/2, क्योंकि x कहाँ है, 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। मैंने 1/2 यहाँ रख के देखा तो मुझे क्या मिला, 1/2 की पावर n लेस देन एप्सिलॉन। यदि n का मान 1 हो तो 1/2 होगा, ये 1/2 मतलब 0.5। 0.5 कभी भी 0.33 से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब n का मान 1 नहीं हो सकता।
यदि एन का मान मैंने 2 रखा तो ये सर 2 रखोगे तो 1/4 हो गए, 1/4 का मान 0.25 और ये कितना 0.33, तब सही बैठ रहा है। मतलब एन की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होगी ना, तब ये कंडीशन सही है। और ये क्या आ गया मेरे पास, n0 आ गया। n0 मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, यदि x की वैल्यू लेनी इसी के बीच है, मैंने ले ली 3/4 हो तो, मान अपने मन से कुछ भी ले रहा है पर रेंडमली। ठीक है, तो यहाँ आएगा मॉड 3/4 की पावर n और लेस देन कितना 1/3। ठीक है, सेम सिचुएशन यहां क्रिएट होगी। यदि मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, मतलब n का मान यदि मैं 1 रखता हूं, तो ये 3/4 बनेगा जो कि 0.75 है, और ये है 0.33। तो क्या 0.75 से बड़ा होता है 0.33? सर नहीं होता, मतलब n की वैल्यू 1 नहीं है। 2 रखोगे तो भी नहीं आएगा, 3 रखोगे तो भी नहीं आएगा, 4 पर जाके वैल्यू मिलेगी आपको। मतलब n की वैल्यू आपको 4 या 4 से ग्रेटर लेनी ही पड़ेगी। 3 तक भी नहीं बढ़ेगी बात, 27 बटे कितना आएगा 64, तब भी वो 1/3 से बड़ा ही आएगा। तो n की वैल्यू मुझे बाउंड करनी पड़ेगी कि सर n की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा लो आप, n का जो मान है वो 4 या 4 से ज्यादा लो, तब जाके तो ऐसे सेटिस्फाई करेगा, वरना सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब ये सीन क्या क्रिएट हो रहा है, सीन ये क्रिएट हो रहा है कि जब आपने x की वैल्यू 1/2 ली तो मुझे n0 कुछ मिल रहा है। भाई एप्सिलॉन पे तो डिपेंड कर ही रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू आप 1/3 लेकर चल रहे हो, तो यहां भी 1/3 छोटा है, यहां भी 1/3 छोटा है। ठीक है ना। जब आप x की वैल्यू 1/2 ले रहे हो, जब आप x की वैल्यू 1/2 ले रहे हो तो n0 2 आ रहा है। ठीक है जी। जब आप x की वैल्यू 3/4 ले रहे हो तो n0 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मेरी बात समझेगा आप, हो क्या रहा है, सीन ऐसा हो रहा है कि n0 जो है ना वो एप्सिलॉन पे तो डिपेंड कर ही रहा है, कि वो शुरू से करता रहा है एप्सिलॉन पे, तो यहीं से ले लिया मैंने एप्सिलॉन। लेकिन साथ साथ उसके किस पर भी डिपेंड कर रहा है, x पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसा अभिसरण है, बिंदु से अभिसरण है, एक समान अभिसारी ये नहीं है। अगर ये x पर डिपेंड नहीं करता कि x की वैल्यू में कुछ भी रखूं हमेशा ये वैल्यू कितनी आती, n0 की फिक्स आती, तो अपन क्या कहते थे कि ओनली एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, बिंदु से अभिसारी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अब ये x पर भी डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पर भी डिपेंड कर रहा है, तो लिख देना n0 x व एप्सिलॉन पर निर्भर करता है, x व एप्सिलॉन पर निर्भर करता है, मतलब डिपेंड करता है। x पर भी डिपेंड कर रहा है और एप्सिलॉन पर भी डिपेंड कर रहा है। कौन, n0। n0 जो है वो x पर भी डिपेंड कर रहा है और एप्सिलॉन पर, दोनों पर डिपेंड कर रहा है ना हमारा n0। तो आप क्या बोलोगे कि अतः अनुक्रम fnx कैसा है, बिंदु से अभिसारी, बिंदु से अभिसारी है। बोले तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, कि सर आ गई। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अगर ये आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये वैल्यू हमेशा सेम चलती आती, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तब वो ओनली एप्सिलॉन पे डिपेंड करता, तब वो कैसा होता, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस या फिर एक समान अभिसारी। ठीक है जी, चलिए नोट करिएगा, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अभी तक केवल हमने इसके बारे में जाना कि फलनों का अनुक्रम क्या होता है, मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है। दूसरी हमने ये जानी कि एक समान अभिसरण और बिंदु से अभिसरण, मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है। अब जो नई बात आ रही है वो ये आ रही है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के बारे में मुझे पता तो लग गया, और मुझे बेसिक से ये भी पता लग गया कि यदि n0 हमारा x पर और एप्सिलॉन पर डिपेंड करे तो बिंदु से अभिसारी है, मतलब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है।
और जो हमारा n0 है वो यदि ओनली एप्सिलॉन पे डिपेंड करे तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है। लेकिन मैथमेटिक्स में इसके लिए कुछ मेथड्स बनाए गए हैं, कुछ टेस्ट बनाए गए हैं जिनकी हेल्प से आप टेस्ट की हेल्प से आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। जिनमें सबसे पहले जो टेस्ट आ रहा है उसका नाम है MN टेस्ट। सबसे पहले टेस्ट क्या है, MN टेस्ट। किसके लिए है ये? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, मतलब फलनों के अनुक्रम के लिए टेस्ट है ये। MN टेस्ट जो है किसके लिए टेस्ट है? फलनों के अनुक्रम के लिए टेस्ट है। और क्या टेस्ट है, क्या कहना चाह रहा है समझिएगा, फिर इसके ऊपर कुछ डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। राजस्थान 2013 में, 14 में और 19 में पूछा जा चुका है, ठीक है। हिंदी में लिखा है मैंने, इंग्लिश में मैं लैंग्वेज कन्वर्ट करूंगा, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले जो बुक में भी देखिएगा साथ साथ जो मैं बोलूँ उसको, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये कह रहा है कि माना किसी प्रांत डी पर परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम fnx। ये बार बार एक लाइन आ रही है, काफी बार पहले भी आ चुकी है कि एक कोई डोमेन डी है जिस पर डिफाइन कोई रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, मतलब फलनों का अनुक्रम क्या है? fnx है। पर फलन fx को बिंदु से अभिसृत होता है, मतलब ये fx को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है कौन? fnx। fnx जो है ना वो fx को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। fx को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। fx को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, मतलब fx को बिंदु से अभिसृत हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। और किस तरीके से कर रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fnx इक्वल टू क्या हो? fx हो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fnx इक्वल टू क्या हो? fx। जो होता है पहले डेफिनेशन वो लिखी हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्या, एक कोई वैल्यू mn है। mn क्या है? मॉड fmx माइनस fnx का सुप्रीमम वैल्यू है ये। अब यहाँ n हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो mn है वो fmx माइनस fnx की क्या है? सुप्रीमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू है। तो fnx, तो ये जो fnx है ना, फलनों का अनुक्रम है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, एक समान अभिसृत होता है, मतलब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स mn शून्य को अभिसृत हो। मतलब ये किसको कन्वर्ज करे? जीरो को कन्वर्ज करे, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn इक्वल टू 0। अब इस पूरे को मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है। ये सिंपल सी आपकी लैंग्वेज ये कहना चाह रहा है कि कोई fnx है जो क्या बोलते हैं अपन इसको? फलनों का अनुक्रम बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। वो fx को बिंदु से अभिसृत हो रहा है, मतलब वो fx को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो जो fnx है वो fx को यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा यदि ये जो mn है ना ये 0 को कन्वर्ज करे, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn क्या आना चाहिए? 0। और mn क्या है? सुप्रीमम ऑफ fmx माइनस fnx, ठीक है, मॉड के अंदर। कि सर कैसे प्रूव करेंगे? देखिएगा ध्यान से, समझिएगा। प्रूफ देखिए इसका, यदि और केवल यदि आ रहा है, इफ एंड ओनली इफ, तो दोनों तरफ से प्रूफ होगा। तो प्रूफ सबसे पहले तो मैं क्या मान के चलूं कि ये बिंदु से अभिसृत होता है और मुझे यूनिफॉर्म और ये लेकर आना है, ठीक है। कि लेट, जब माना अनुक्रम fnx fx को बिंदु से अभिसृत होता है, बिंदु से अभिसृत होता है। इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा कि लेट fnx कन्वर्ज पॉइंट वाइज, या लेट fnx पॉइंट वाइज कन्वर्जेज टू fx, ठीक है। लिखने का तरीका मैथमेटिकली कि सर मॉड fnx माइनस का fx लेस देन होगा एप्सिलॉन, होगा या नहीं होगा भाई? मॉड fnx माइनस fx लेते होगा एप्सिलॉन। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? n0, और n0 बिलोंग करेगा किसमें? कैपिटल n में। भाई यही तो होती है कि fnx यदि fx को बिंदु से अभिसृत हो रहा है, जो क्वेश्चन ने खुद ने दे रखा है, मतलब fx को पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज होती है इसकी। चलो इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया इसको? फर्स्ट। सिंस mn क्या है यहाँ पर कि सर mn है सुप्रीमम ऑफ, ठीक है। अब यहाँ fmx माइनस fnx लिख रहा है, इसको मैं fnx माइनस fx पे लिख सकता हूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया इसको? 2 दे दिया। कोई दिक्कत? कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट के दोनों तरफ सुप्रीमम ले लिया जाए, मतलब उच्चक ले लिया जाए दोनों तरफ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के दोनों तरफ क्या ले लिया जाए? उच्चक। तो लिख लेना उच्चक लेने पर किसका? समीकरण 1 का। लिख दो टेकिंग सुप्रीमम ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, टेकिंग सुप्रीमम ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोथ साइड्स। तो इधर लोगे तो क्या बनेगा कि सर सुप्रीमम ऑफ fnx
माइनस का एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन तो एक वैल्यू है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ना, तो उसका सुप्रीमम क्या होगा, खुद ही रहेगा ना, कोई इसमें नई चीज आने वाली नहीं है। ये क्या है हमारा एम एन, ये क्या है हमारा एम एन, लेस देन क्या लिख दिया एप्सिलॉन, मॉड के अंदर है ना ये, अरे मॉड के अंदर है ना ये, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं मॉड एम एन माइनस जीरो, हाँ या ना, कि सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और साथ साथ चल ये रहा है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो, n ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो और n ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। और आपको यदि याद हो चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई xn जाई को कन्वर्ज करता है, मतलब जाई को अभिसृत होता है, जाई को कन्वर्ज करता है या फिर जाई को अभिसृत होता है, लिखते हैं मॉड xn माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। सही है यहां तक, यही तो लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो इसको मॉड एम एन माइनस जाई जीरो है, तो ये एक्स एन जाई को कन्वर्ज करता है, तो लिखते हैं मॉड एक्स एन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन। अब एम एन जीरो आ रहा है तो एम एन किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को कन्वर्ज करेगा, सीधी बात है। तो इंप्लाइज करके क्या लिखोगे कि जो एम एन है वो जीरो को अभिसृत होता है, एम एन जो है वो जीरो को अभिसृत होता है, या कन्वर्जेज टू एम एन, कन्वर्जेज टू जीरो। कौन, एम एन, एम एन जो है वो जीरो को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो आप लिखिएगा यहां पर कि इंप्लाइज करके लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एम एन इक्वल टू जीरो। तो एक तरफा ये प्रूफ तो आपका हो चुका है, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ से और प्रूफ करना है, मतलब इसको लेकर चलेंगे, जीरो कन्वर्ज करता है, और लेकर हम आएंगे, तो नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब मुझे विलोम या कन्वर्ट्स करना है तो मैं क्या करूंगा, लेकर चलूंगा कि एम एन जो जीरो को अभिसृत होता है, जिन्हों कन्वर्ट्स करता है, लेकर क्या आऊंगा कि जो एफ एन एक्स है वो एफ एक्स को यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करता है, ठीक है। सुनिएगा कि माना या लेट कि जो एफ एन एक्स है ना वो, सॉरी, माना एम एन जो है वो जीरो को अभिसृत होता है, एम एन जो है वो जीरो को अभिसृत होता है, या एम एन कन्वर्जेस टू जीरो, एम एन कन्वर्जेज टू जीरो, ठीक है। एम एन किसको कन्वर्ट कर रहा है, जीरो को कन्वर्ट कर रहा है ना। अब आगे सुनिएगा आप ध्यान से और देखिएगा, तो लिखने का तरीका कि सर मॉड एम एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। भाई जो ये एम एन जीरो को अभिसृत हो रहा है, या एम एन जो जीरो को कन्वर्ट कर रहा है, उसको लिखने का तरीका तो यही होता है, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, लिखूंगा क्या कि सर मॉड एम एन इज लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर क्या दे दिया फर्स्ट, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। सही है जी सर, बिल्कुल सही है। अब देखिए एक नई चीज ले रहा हूं यहां पर कि जो मॉड एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स जो है, जो मॉड एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स है, ये हमेशा इसके सुप्रीमम से छोटा होगा या नहीं होगा, आप तो मुझे बता दीजिए कि सर हाँ ये इसके सुप्रीमम से हमेशा छोटा होगा। भाई कोई भी चीज जो है वो अपने सुप्रीमम से छोटी होती है उच्चक से, तो जो मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स है वो हमेशा उसके सुप्रीमम छोटा होगा। और जो सुप्रीमम ये है इसको बोला गया है क्या, एम एन, सुप्रीमम को क्या बोला गया है, एम एन, और एम एन छोटा है किससे, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो, किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। भाई कोई भी जो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स है वो अपने सुप्रीमम छोटा होता है, सुप्रीमम को क्या बोला गया है, एम एन, खुद ने दे रखा है क्वेश्चन में, और ये छोटा है किससे, एप्सिलॉन से, ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो आप इंप्लाइज करेंगे क्या लिखोगे कि मॉड एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स लेस देन होगा एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन होगा क्या, एन जीरो। यही मुझे प्रूव करना था। ये क्या होगा कि सर आप लिख दोगे इंप्लाइज करके कि जो एफ एन एक्स जो है ना सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स को एक समान अभिसृत होता है, एक समान
अभिसृत होता है, या कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, या यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। ये ठीक है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप इन चीज़ों को नोट कीजिए, समझेगा। नई यूनिट आपकी स्टार्ट हुई है, और बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।